सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेटवे फॉर इंजीनियर्स। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सर्वेइंग। सिंस आप ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है वो ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा, कुछ सजेशंस आपको देना चाहूँगा जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो। बिकॉज अगर आप ये सजेशंस को फॉलो करेंगे तो इससे जो आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे किससे, ऑनलाइन स्टडी से। सो जो मेरा फर्स्ट आपके लिए एडवाइस है दैट इज नोट्स। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब आप ऑनलाइन लेक्चर्स सुन रहे हैं तो इसके साथ में आप अपने नोट्स बनाते चलिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिए। ये नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक फेयर नोटबुक लेना है और नोटबुक के पेज को इस तरीके से डिवाइड करना है 80% बाय 20% में। देखिए, जैसे ही हम लेक्चर्स डिस्कस करते जाएंगे, हम टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो मैं ड्यूरिंग डिस्कशंस कई सारे मैं आपको डिक्टेशंस दूंगा, कई सारे आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा, कई सारे टिप्स बताऊंगा, कई सारे ट्रिक्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आपको इन जो कॉन्सेप्ट से और इन डिक्टेशन से इसको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको रिवाइज करना है, ताकि ये सारी जो चीजें वो आपके माइंड में फ्रेश रहे जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और अगर आप प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स है जो आपको याद रहना चाहिए वो धीरे धीरे टाइम के साथ फेड अप होते जाएंगे। इसलिए रिवीजन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते चले। नाउ ये जो हमने एक पेज को डिवाइड किया 80% और 20% में, ऐसा क्यों किया है? ये जो ऊपर वाला 80% पार्ट है, इसमें आप क्या करेंगे, इस पार्ट में आप जो अपना मेन जो आपका नोट्स है वो आप बनाएंगे, और नीचे वाले 20% पार्ट में क्या करेंगे, जो ऊपर वाले 80% पार्ट का जो क्रक्स है, जो भी आप सपोज कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट है या इंपॉर्टेंट कोई टिप्स है, वो आप नोट डाउन करेंगे एक बार और इस 20% वाले पार्ट में। इससे आपको क्या होगा कि इससे आपको ये एडवांटेज होगा कि जब आपको रिवीजन करना है तो आप ये 20% वाले पार्ट को क्विकली देख के उस पूरे पेज को फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वहीं के वहीं क्या होता जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएंगे। इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है ताकि उन नोट्स को आप प्रॉपरली रिवाइज कर पाए, और आगे जाके जब आपने एक बार दो बार वो रिवीजन कर लिया है तो जो थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप क्विकली नीचे जो आपने शॉर्ट नोट्स लिखे उनको देख के रिवाइज कर पाए। एक और इसका बेनिफिट रहता है नीचे 20% पार्ट छोड़ने का, कि जो भी आप न्यूमेरिकल करते हुए इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जो ऊपर के 80% में लिखा है उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो उस मिस्टेक को भी आप इस 20% वाले पार्ट में लिखेंगे, आप उस 20% वाले पार्ट में नोट करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान आएगी कि इस टॉपिक से मैंने ये गलती किया था, और आप दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको बहुत ही एफिशिएंट वे में अपने नोट्स बनाने हैं। सेकंड चीज जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, वो सेकंड चीज ये है कि आप गेट में जो है नॉर्मल कैलकुलेटर, जो आपका हार्डवेयर वाला कैलकुलेटर है, दैट इज नॉट अलाउड। वहां पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको अभी से ही वर्चुअल कैलकुलेटर पे अपना ग्रास्प लेना है, अपनी स्पीड आपको इंक्रीज करनी है वर्चुअल कैलकुलेटर पे। वो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप अभी से ही वर्चुअल कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत एफिशिएंटली वर्चुअल कैलकुलेटर को अपना स्पीड वर्चुअल कैलकुलेटर पे अचीव कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे आप वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मोबाइल में वर्चुअल कैलकुलेटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पर कंपल्सरीली जितना भी आपको न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन करने हैं वो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर पर ही करने हैं। जो तीसरा मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, वो थर्ड सजेशन इज दैट कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ में आप कुछ रफ पेजेस रखिए अपने साथ, रफ पेजेस। नाउ ये रफ पेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हम सबसे पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे,
कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी आपको हम ऑनलाइन कोर्सेज में आपको हम न्यूमेरिकल देंगे, आपके स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है, तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कई बार कर पाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका वहीं पे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि नहीं, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ इस एग्जाम में मैं अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इसलिए आप एक रफ पेज रखिए, रफ पेज पे आपको जैसे ही न्यूमेरिकल दिया जाता है, आप न्यूमेरिकल वीडियो को पॉज करिए और न्यूमेरिकल को पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और फिर वीडियो को रन करिए और देखिए कि जो आपने मेथोडोलॉजी अप्लाई की है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में और जो टीचर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्या उन दोनों में कुछ डिफरेंस है, क्या टीचर ने आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बताई है, या फिर आपसे हो सकता है कि कई बार कुछ गलतियां हुई हो, तो आप उन सब चीजों को कंपेयर कर सकते हैं और इससे आप एक बेटर वे में उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सो इसलिए जब भी कोई टीचर आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता है तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आप वीडियो को रन करिए और फिर एनालाइज करिए कि आपने क्या किया, सही किया है कि गलत किया है, तो गलती कहाँ हुई है। सो दीज आर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं देना चाहता था आपको कि इस तरीके से आप वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग का पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग। सो स्टूडेंट्स, सर्वेइंग, सबसे पहले सर्वेइंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि सर्वेइंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सर्वेइंग, और सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में सर्वेइंग का क्या मतलब होता है। तो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सर्वेइंग क्या होता है, व्हाट इज दिस सर्वेइंग। सो आप अभी सिविल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए और ये सोचिए कि सर्वेइंग वर्ड का क्या मतलब होता है। तो जैसे ही सर्वेइंग के बारे में बात की जाती है, सर्वे के बारे में बात की जाती है, तो हमारे माइंड में आता है इट इज अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा। सो कोई भी ग्राउंड है या कोई भी बॉडी है, उसके जो डेटा है उसको कलेक्ट करना, उस डेटा को कलेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, हम सर्वेइंग बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने कई टाइप्स के सर्वे देखे होंगे, मार्केट्स में अलग अलग सर्वे होते रहते हैं। आपके फीडबैक को भी एक सर्वे बोला जाता है कि फीडबैक ऑफ स्टूडेंट इज ऑल्सो अ सर्वे। सो किसी भी चीज के बारे में डेटास को कलेक्ट करना, डेटास को कंपाइल करना, डिटेल्स को बताना, दैट इज कॉल्ड एज सर्वे। बट सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सर्वे की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में इट इज द मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट से ही सिविल इंजीनियरिंग की स्टार्ट होती है। जो आप प्रैक्टिकल ऑन फील्ड आप बात करेंगे तो इस सब्जेक्ट से ही उसकी स्टार्ट होती है। सो सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में सर्वेइंग को जो है दो पार्ट्स में आप समझ सकते हैं। दो पार्ट्स में समझेंगे हम। कैसे समझेंगे, देखिए, सबसे पहला जो पार्ट होता है सर्वेइंग का, दैट इज द कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटास। देखिए, सपोज आपको कोई एक बिल्डिंग बनानी है या आपको कोई एक रोड बनाना है या आपको कोई एक रेलवे ट्रैक बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी अवेलेबल लैंड है आपके पास, आपको सबसे पहले उसमें जो नेचुरल और मेन मेड फीचर्स है, उसके अनड्यूलेशन से, उसकी टोपोग्राफी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजों को आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो सारे डेटास को आपको पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ कलेक्शन ऑफ दीज डेटास इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्वेइंग। और इन डेटास को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, इन डेटास को कलेक्ट करके हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सच इज हमारे पास फील्ड बुक होती है, हमारे पास मेजरमेंट बुक होती है। हम उस पे क्या करते हैं, इन सारे जो अवेलेबल डेटास है, जो हमने डेटास को कलेक्ट किया है, इनको हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्वेइंग। क्या कि जो भी हमें लैंड अवेलेबल है या ग्राउंड अवेलेबल है, उस पे जो भी फीचर्स है उनका डेटा हमने कलेक्ट किया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट।
नाउ इसके बाद क्या होता है, ये डेटा हम प्लानिंग में देते हैं, डिजाइनिंग में देते हैं। डिजाइनर क्या करता है, उस चीज को जो भी स्ट्रक्चर बनाना है, आपको रेलवे बनाना है, रोड्स बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है या फिर कुछ और बनाना है, उस चीज को वो क्या करता है, डिजाइन करता है। नाउ अगेन डिजाइन करने के बाद जब वो डिजाइन हो करके आती है फील्ड में, अगेन यहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग की सर्वेइंग का इंपॉर्टेंस होता है कि जो डिजाइनर ने डिजाइन करके आपको डेटा दिया है, आपको उस डेटा को वापस से डिमार्क करना है ऑन द ग्राउंड। दिस ऑल्सो पार्ट्स ऑफ दिस थिंग ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ सर्वे। ये जो चीज है कि डिजाइनर का जो डेटा हमारे पास आया है, जो मैप्स आए हैं, वो मैप में जो डिजाइन डेटा है, या तो कोई फुटिंग है या तो हमको एक्सकेवेशन करना है, तो उस फुटिंग के लेआउट को बनाना, उस फुटिंग के लेआउट को पेपर से ग्राउंड पर उतारना, ये भी किसमें आता है, ये भी सर्वेइंग में आता है। या तो किसी ने कोई डिजाइनर ने एक रोड को डिजाइन करके दिया हुआ है, उसमें उसने कर्व्स बनाए हुए हैं, कर्व का डेफिनेट एक उसने रेडियस दिया हुआ है कि इतने डिस्टेंस के बाद इस रेडियस का कर्वेचर आएगा, उसके बाद वर्टिकल कर्व आएगा, हॉरिजॉन्टल कर्व आएगा। तो वो जो उस अलाइनमेंट को ग्राउंड पे बनाना, दैट आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ सर्वे। सो इस तरीके से हम जो सर्वे है इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज जो हम पहले ग्राउंड में डेटा है, उस ग्राउंड के डेटा को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उस ग्राउंड के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन पेपर। और सेकंड जो फॉर्म है सर्वे का, उसमें क्या कर रहे हैं, जो पेपर पे हमें डेटा मिला है डिजाइनर के द्वारा या प्लानर के द्वारा, उस डेटा को हम डीमार्केट कर रहे हैं या अलाइन कर रहे हैं। कहाँ पे अलाइन कर रहे हैं, हम उसको ग्राउंड पे अलाइन कर रहे हैं। तो ये जो दोनों पार्ट्स है, ये दोनों पार्ट्स मिला के सर्वेइंग को कंप्लीट करते हैं। सो हम लोग बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं सर्वेइंग की। The basic definition of surveying is the art of determining relative positions of points by taking direct or indirect measurements, or by taking direct or indirect measurements of data. That is what distances, elevations, angles, etc. etc. Now surveying is not only this, but surveying also includes establishment of points which are already designed on paper ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जो पेपर पे ऑलरेडी डिजाइन किए हुए पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को ग्राउंड पर एस्टैब्लिश करना भी सर्वेइंग में आता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक ऑफ सर्वेइंग। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। सो लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। देखिए, सर्वेइंग को क्लासिफाई करने के लिए देयर कुड बी डिफरेंट क्राइटेरिया, देयर आर अ नंबर ऑफ क्राइटेरियाज, बट जो ये सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ को देखें, तो जो अर्थ है, दैट इज, हम अर्थ को देखें तो अर्थ जो है दैट इज नॉट परफेक्टली स्फीयर। ठीक है, अर्थ परफेक्टली स्फीयर नहीं है। अगर इसका ये देखें, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो ऊपर दिख रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और हियर इट इज साउथ पोल। सो अगर मैं ये अर्थ को एनालाइज करूं, तो अर्थ का जो डायमीटर अलोंग द टू पोल्स है, ये वाला डायमीटर अलोंग द टू पोल्स है, ये वाला डायमीटर, दिस पोलर डायमीटर इज लेस देन इक्वेटोरियल डायमीटर। तो इक्वेटोरियल डायमीटर ग्रेटर है, पोलर डायमीटर कम है। और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर इज 42.95 किलोमीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 43 किलोमीटर। तो कई सारे जो ऑथर्स है इसको डायरेक्टली 43 किलोमीटर भी डिनोट करते हैं, कई सारे ऑथर्स 42.95 किलोमीटर डिनोट करते हैं। सो ये जो है अर्थ, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अब ये जो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पहली बात तो दोनों ही एक्सिस के अलोंग इसका डायमीटर जो है डिफरेंट है। दूसरी बात कि ये जो हर पॉइंट है, इसके सरकमफरेंस पे अगर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हो, तो हर पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ रेडियस इज डिफरेंट, एंड वी नो दैट कर्वेचर इज व्हाट, कर्वेचर इज 1/r। सो अगर रेडियस डिफरेंट है तो कर्वेचर भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया।
तो अर्थ के जो हर पॉइंट है, अर्थ के सरफेस पे जो सभी पॉइंट है, हर पॉइंट पर जो कर्वेचर का वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। नाउ दिस इज द एक्चुअल कंडीशन, बट जो जनरल एस्पेक्ट्स है, जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है, उसमें क्या कर लिया गया है, उसमें इस अर्थ को कैसा अज्यूम कर लिया गया है, इस अर्थ को अज्यूम कर लिया गया है एज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में क्या कर लिया गया है, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में इस अर्थ को कैसा अज्यूम कर लिया गया है, इस अर्थ को अज्यूम कर लिया गया है परफेक्ट स्फीयर। नाउ इस अर्थ को जब परफेक्ट स्फीयर अज्यूम कर लिया गया है, तो इसका रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस कांस्टेंट हो गया, हर पॉइंट के अबाउट इसका रेडियस कांस्टेंट हो गया, और रेडियस कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो गया, इसका जो एवरेज रेडियस है उसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, जबकि जो एक्चुअल कंडीशन है उनमें हम एवरेज रेडियस को डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्या था, जो अर्थ है दैट इज नॉट अ स्फीयर। तो एवरेज रेडियस की जो वैल्यू डिफाइन की हुई है दैट इज 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस, और जो मैंने पोलर और इक्वेटोरियल का डिफरेंस बताया दैट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। सो 43 किलोमीटर जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, बट जो इधर मैंने बताया दैट इज द रेडियस इज 6370 किलोमीटर। नाउ ये जो अर्थ है इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया गया, इसको हमने अज्यूम कर लिया गया एज अ स्फीयर। नाउ अब इसके बेसिस पे ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप, दिस इज अज्यूम्ड कंडीशन। ठीक है, प्रीवियस वन वाली क्या थी, एक्चुअल कंडीशन थी, और अज्यूम हमने क्या कर लिया, उसको हमने अज्यूम कर लिया एज अ परफेक्ट स्फीयर। नाउ इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारे कैलकुलेशन है सर्वे की, वो कैलकुलेशन अफेक्ट होगी और इजी भी हो जाएगी, और उसमें कुछ एरर्स भी आएंगे। जो कैलकुलेशन है वो हमारी इजी भी हो जाएगी, और कैलकुलेशन में कुछ एरर्स भी आएंगे। तो ये जो हमने कर्वेचर को कांस्टेंट, ये जो रेडियस को कांस्टेंट अज्यूम किया है, इसकी वजह से क्या हो गया, कर्वेचर भी कांस्टेंट हो गया, और इस कांस्टेंट कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम बोलते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज जियोइड। नाउ अब यहाँ पे बात होता है टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में। इस कांस्टेंट कर्वेचर को क्या बोला हमने, जियोइड बोला। नाउ अब आप जो सर्वेइंग कर रहे हैं, वो आप सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर भी कर सकते हैं, और कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं भी कर सकते। नाउ जियोइड इज व्हाट, जियोइड इज द कर्वेचर ऑफ अर्थ। नाउ इस जियोइड के बेसिस पे ही सर्वे को कुछ टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जियोइड, सर्वेइंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट टाइप इज प्लेन सर्वेइंग एंड द सेकेंड टाइप इज जियोडेटिक सर्वेइंग। नाउ अब क्योंकि आप जियोइड का मतलब समझ गए हैं, तो आप ये समझ ही गए होंगे कि प्लेन सर्वेइंग क्या होता है और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है। अगर आप सर्वेइंग में इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस सर्वेइंग को क्या बोलेंगे, उस सर्वेइंग को बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। अगर आप सर्वेइंग में इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उस सर्वेइंग को क्या बोलेंगे, उस सर्वेइंग को बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग। नाउ अब कब ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करना चाहिए, कब ये कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करना चाहिए, ये चीज डिपेंड करेगी द साइज ऑफ सर्वे पे। कितना ज्यादा साइज है सर्वे का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। अगर बहुत ही छोटा एरिया है, जो बहुत ही छोटे एरिया में आप सर्वे कर रहे हैं, या जो लेंथ आप मेजर कर रहे हो बहुत ही कम है, तो उस केस में आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप 200, 300, 400 मीटर का लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो उसमें जो अगर आप कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर भी करेंगे, तो उसकी वजह से जो आपको करेक्शंस आएंगे दैट वुड बी वेरी 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 लेस। सो उन वेरी लेस या वेरी नेग्लिजिबल करेक्शंस को आप अप्लाई करें या नहीं करें, उससे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके सर्वे पे। सो जब बहुत ही कम एरिया में आप सर्वे कर रहे हैं, छोटे एरिया में सर्वे कर रहे हैं, कम लेंथ पे आप सर्वे कर रहे हैं,
तो वहां पे आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बहुत ज्यादा एरिया बड़ा है, बहुत बड़े एरिया पे आप सर्वे कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक्यूरेसी के लिए आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बड़े एरियाज में ये देखा गया है कि बड़े एरियाज में जो कर्वेचर ऑफ अर्थ को अगर नहीं कंसिडर करते तो उससे एरर्स बहुत ज्यादा आती है, इसलिए वहां पे हमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करना चाहिए। सो अगर मैं इसको नोट डाउन करूं तो प्लेन सर्वे में क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड, वेयर एज इन जियोडेटिक सर्वे इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड। प्लेन टेबल सर्वे किसके लिए सुटेबल है? प्लेन टेबल सर्वे इज सुटेबल फॉर, it is suitable for smaller areas, whereas geodetic survey is suitable when area is considerably large. So इस तरीके से हमने on the basis of curvature of earth सर्वे को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। सो जो ये अभी हमने टाइप्स ऑफ सर्वे देखा, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ curvature of earth. This classification is based on the basis of curvature of earth. Now इस classification से क्या हम इसका क्रक्स निकाल सक रहे हैं, क्या इससे रिजल्ट्स निकाल सक रहे हैं, वो आप समझिए, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इससे क्या हो रहा है। तो नोट करके लिखिए कि अगर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो हमने तो अर्थ को अज्यूम किया एज अ व्हाट, एज अ स्फीयर। ना वो स्फीयर, अब आप एक कोई सा भी बॉल ले लीजिए और बॉल को अज्यूम करिए कि वो अर्थ है ना। अब उस बॉल पर हमें दो पॉइंट्स को मेजर करना है, उस बॉल के ऊपर हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। जैसे सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। सो अगर बॉल के ऊपर आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे और वो अगर दोनों पॉइंट्स बहुत ही पास पास है तो आपको क्या दिखेगा, उन दोनों के बीच में जो लाइन है वो कैसा दिखेगा, एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पर अगर वो दोनों बॉल के जो दोनों पॉइंट्स है वो दूर है तो आपको कैसा दिखेगा, जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो कैसा दिखेगा, एज अ कर्व्ड लाइन। समझ में आ रहा है कि अगर दोनों पॉइंट्स बहुत ही पास है तो क्या होगा, वो कैसा दिखेगा, एज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर दोनों पॉइंट्स बहुत ही दूर दूर है तो कैसा दिखेगा, एज अ कर्व्ड लाइन। सो अगर आपका सर्वेइंग का जो एरिया है या जो लाइन को आप सर्वे कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी है तो आप उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, आप उसको प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, उसमें अर्थ का कर्वेचर नहीं भी कंसीडर कर सकते। पर अगर जो लाइन है, जो एरिया है वो बहुत बड़ा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करना ही पड़ेगा। नाउ ये अर्थ का कर्वेचर अगर हम कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम फिगर्स में बात करें, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में बात करें तो अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करने और नहीं करने से डिफरेंस आता है 1 सेंटीमीटर इन 12 किलोमीटर। अगर आप अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा डिस्टेंस आएगा, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करोगे तो 1 सेंटीमीटर कम डिस्टेंस आएगा। आप इसको ऐसा समझिए कि एक बॉल है, बहुत ही बड़ा बॉल है, उसमें मुझे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है और एक मैंने कोई रे को पेनिट्रेट किया उस बॉल के अंदर से और वो एक पॉइंट से घुसा और दूसरे पॉइंट से रे निकल गया, तो जो बॉल के अंदर रे है उसका जो मेजरमेंट है वो 12 किलोमीटर आ रहा है। और अगर वो दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ऊपर सर्कमफरेंस से ये कर्वेचर से मेजर करता हूँ तो उसका डिस्टेंस आता है 12 किलोमीटर। ये फिगर में अगर आप ए और बी के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखेंगे तो ये 12 किलोमीटर होगा और ये कर्व डिस्टेंस देखेंगे तो 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर होगा। सो अगर आप अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, अर्थ के कर्वेचर को नहीं कंसीडर करते तो। सो आई होप कि यहाँ पे आपको
फिगर्स में समझ में आ रहा होगा कि अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट क्या है। अगर आप किसी एक लाइन को मेजर करते हैं तो 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। नाउ इसी तरीके से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 18 किलोमीटर में कितना आएगा, 24 किलोमीटर में कितना आएगा, तो 18 किलोमीटर में आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस, 24 किलोमीटर में कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस। तो उसी को आपको लीनियरली इंटरपोलेट करते जाना है और आपको आंसर दे देना है। सो नोट में लिखिए, फॉर अ लाइन द कर्वेचर ऑफ अर्थ विल गिव अ इफेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इन 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस देता है। नाउ ये तो बात होगी लाइन की। अगर मैं कोई ट्रायंगल मेजर कर रहा हूं तो ट्रायंगल में क्या डिफरेंस आएगा तो इसके लिए आप पहले से समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगेन आप एक बॉल को कंसीडर करिए। नाउ एक बॉल है, उसमें मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मतलब 3 स्टेशन से 3 पॉइंट्स है, उनके बीच में मैं मेजरमेंट्स कर रहा हूँ, उनके बीच में मैं सर्वे कर रहा हूँ। तो जो पेपर पे प्लॉट कर रहा हूँ वो पेपर पे तो मैं स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर रहा हूँ और ये तीनों एंगल्स को बता रहा हूँ। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी and this is angle C. So theta A, theta B and theta C, इनका कितना हो जाएगा सम, theta A plus theta B plus theta C will be equals to how much, will be equals to 180 डिग्री। बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में ये है नहीं। एक्चुअल में जो 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट जो रखे वो कहाँ पे रखे हैं, स्फीयर के ऊपर रखे हैं। तो जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है, दैट लाइन इज नॉट स्ट्रेट, दैट लाइन इज स्फेरिकल, ठीक है, दैट लाइन इज कर्व्ड। तो अगर आप ये फिगर को बनाएंगे, ये ट्रायंगल को बनाएंगे, तो ये ट्रायंगल बनेगा कुछ इस टाइप से। एंड इस ट्रायंगल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि जो यहाँ पे समेशन ऑफ एंगल है दैट इज थीटा डैश ए, थीटा डैश बी एंड थीटा डैश सी, दिस इज नॉट गोइंग टू इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा कि कम होगा, ये डेफिनेटली 180 डिग्री से ज्यादा होने वाला है, ठीक है। सो अगर आप अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंटरनल एंगल्स का जो समेशन है वो क्या हो रहा है, 180 डिग्री से एक्सीड कर जा रहा है। अब 180 डिग्री से कितना ज्यादा एक्सीड कर रहा है वो डिपेंड करेगा एरिया पे। जैसे अभी हमने यहाँ पे लाइन में मेजर किया, लाइन में हमने क्या बताया कि 12 किलोमीटर में कितना डिफरेंस आ रहा है, 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। वैसे ही अगर ट्रायंगुलर सर्वे है, ट्रायंगल में सर्वे कर रहे हो तो 180 डिग्री से कितना ज्यादा डिग्री होगा इंटरनल एंगल का समेशन, वो डिपेंड करेगा इस ट्रायंगल के एरिया पे। जितना ज्यादा ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ज्यादा वो 180 से डिफरेंस देगा, जितना कम एरिया होगा उतना कम डिफरेंस देगा। सो कितना एरिया पे कितना डिफरेंस है, सो एज स्टैंडर्ड्स 195.5 किलोमीटर पे 1 सेकेंड का डिफरेंस आता है। कितना डिफरेंस आता है, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर पे 1 सेकेंड का डिफरेंस आता है। सो नोट में आप लिखेंगे फॉर अ ट्रायंगुलर इट गिव्स इफेक्ट ऑफ 1 सेकेंड इन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो उसके एंगल का क्या समेशन होगा, उसके एंगल का समेशन हो जाएगा 180 डिग्री 0 मिनट्स 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री 0 मिनट्स 1 सेकेंड, ये उसके एंगल का समेशन हो जाएगा। सो अब यहाँ पे बात आती है कि कब हमें जियोडेटिक सर्वे करना चाहिए और कब हमें जियोडेटिक सर्वे नहीं करना चाहिए। सो इसके लिए जनरली एक वैल्यू दी जाती है कि इफ द एरिया ऑफ सर्वे इज मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर देन इन दैट केस हमें जियोडेटिक सर्वे करना चाहिए। इफ area is greater than 250 kilometer square then go for
जियोडेटिक सर्वेइंग। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज जियोडेटिक सर्वेइंग, व्हाट इज प्लेन सर्वेइंग, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जियोडेटिक करने से क्या इफेक्ट आता है, प्लेन करने से क्या इफेक्ट आता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सर्वेइंग देखे हमने, उसको हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। नाउ ये जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सर्वे। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये लोकेशन पर बेस करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ location. So this classification is on the basis of location of survey. So आप खुद ही सोचिए लोकेशन से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। So जो बेसिक लोकेशन वाइज क्लासिफिकेशन हो सकता है वही यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है, दैट इज द फर्स्ट टाइप इज लैंड सर्वेइंग। सो लैंड सर्वेइंग में क्या किया जाता है, लैंड सर्वेइंग में किया जाता है जो भी सर्वे किया जा रहा है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द ग्राउंड। सो अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे हम सर्वेइंग कर रहे हैं तो दैट सर्वेइंग कम्स अंडर द लैंड सर्वेइंग। सो अगर मैं इसको लिखूं तो आई कैन राइट ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड का क्या मतलब है, दैट वी आर कलेक्टिंग द डेटास ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के डेटास को हम कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ ये जो लैंड सर्वे होता है, इस लैंड सर्वे के भी कुछ टाइप्स होते हैं। So the first type in this land survey is topographical survey. Now topographical survey में हम क्या करते हैं, topographical survey में हम ग्राउंड की टोपोग्राफी के बारे में डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। Now टोपोग्राफी क्या होती है, टोपोग्राफी जो ग्राउंड का अनड्यूलेशन है, जो ग्राउंड पे नेचुरल फीचर्स है, जो ग्राउंड पे मेन मेड फीचर्स है। जैसे हमको किसी ग्राउंड का टोपोग्राफिकल सर्वे करना है तो उस ग्राउंड पे जो भी नेचुरल फीचर्स है, क्या क्या हो सकते हैं नेचुरल फीचर्स, जैसे कि ट्रीज हो सकता है, कैनाल हो सकता है, कोई एक अनड्यूलेशन हो सकता है, कोई एक पॉन्ड हो सकता है। सो ये जो भी फीचर्स है जिसके बारे में हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दिस कम्स अंडर टोपोग्राफिकल सर्वे। साथ के साथ ही इसमें हम लोग मैनमेड फीचर्स को का डेटा भी कलेक्ट करते हैं। मैनमेड फीचर्स क्या हो सकते हैं, सपोज किसी ग्राउंड का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, उसमें से कोई पोल जा रहा है तो दैट पोल कम्स अंडर मैनमेड फीचर, या तो पास में से कोई रेलवे लाइन जा रही है तो दैट कम्स अंडर मैनमेड फीचर, या कोई मैनमेड कैनाल जा रही है तो दैट कैनाल कम्स अंडर मैनमेड फीचर। सो इस टाइप से जो हम टोपोग्राफी या जो ग्राउंड से रिलेटेड टोपोग्राफिकल फीचर्स को हम सर्वे कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर टोपोग्राफिकल सर्वे। सो इसमें मैं लिख सकता हूं कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट टोपोग्राफी, और I can write data about natural and man-made topographical features। सो क्या कलेक्ट कर रहे हैं हम, इसमें डेटा कलेक्ट कर रहे हैं नेचुरल और मेन मेड टोपोग्राफिकल फीचर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ लैंड सर्वे कौन सा होता है, सेकंड टाइप ऑफ लैंड सर्वे इज कैडेस्ट्रल सर्वे। नाउ कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या किया जाता है, कैडेस्ट्रल सर्वे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, किसका डेटा कलेक्ट करते हैं हम, प्रॉपर्टी लाइंस का। यहाँ पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लाइंस का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी लाइंस हो सकती है, सपोज कोई एक आप फील्ड का डेटा कर रहे हैं, कोई एक प्लॉट का आप सर्वे कर रहे हैं तो आप उस प्लॉट की प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करेंगे, या आप अपने प्लॉट का सर्वे कर रहे हैं तो आप जो आपके प्लॉट के सामने दूसरा प्लॉट है उस प्लॉट की प्रॉपर्टी लाइंस के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे कि आपके प्लॉट से दूसरे प्लॉट के बीच पे कितना डिस्टेंस आ रहा है,
या फिर कोई रोड है तो रोड से कोई प्रॉपर्टी लाइन है, प्रॉपर्टी लाइन का कितना डिस्टेंस है। तो ये सारे जो डेटाज आप कलेक्ट करते हैं ये किसके अंडर आते हैं, ये इसके अंडर आते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे के। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ लैंड सर्वे इज सिटी सर्वे। नाउ अभी मॉडर्न टाइम में जो सबसे ज्यादा सर्वे हो रहे हैं वो हो रहे हैं सिटी सर्विस। नाउ सिटी सर्वे क्यों किए जाते हैं, ये किए जाते हैं टू प्रोवाइड सर्विस या टू डेवलप अ सर्विस। नाउ सिटी सर्वे किए जाते हैं फॉर डेवलपिंग एनी न्यू सर्विस सच एज आपको कोई पाइपलाइन ले करनी है, वाटर की पाइपलाइन ले करनी है तो आपको उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा, दैट कम्स अंडर सिटी सर्वे। या आपको कोई ड्रेनेज लाइन ले करना है तो उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा, दैट कम्स अंडर सिटी सर्वे। या तो फिर आपको रेलवे ट्रैक बनाना है, कोई रोड बनाना है या फिर कुछ और मेट्रो बनानी है, तो कोई भी आप सर्विसेज को डेवलप कर रहे हो तो सर्विसेज को डेवलप करने के लिए जो आप सर्वे करते हैं दैट सर्वे कम्स अंडर व्हाट, दैट सर्वे कम्स अंडर सिटी सर्वे। सो ये थे लैंड सर्वे के 3 टाइप्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे जो होता है दैट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नाउ हाइड्रोग्राफिक जैसे कि ये वर्ड से ही पता चल रहा है, दिस सर्वे इज रिलेटेड टू अंडर वाटर। सो अगर आप अंडर वाटर फीचर्स को के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, अंडर वाटर फीचर्स, सो अगर आप अंडर वाटर फीचर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो दैट कम्स अंडर, दैट टाइप्स ऑफ सर्वे कम्स अंडर व्हाट, दैट टाइप ऑफ सर्वे कम्स अंडर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नाउ इसके बाद जो थर्ड टाइप का सर्वे आता है हमारे मेन क्लासिफिकेशन में दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। नाउ इसमें भी नाम से ही समझ में आ रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे मींस दिस सर्वे इज रिलेटेड टू स्पेस, ये स्पेस से रिलेटेड है। सो अगर आप स्पेस के बारे में कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, that type of survey is called as what, that type of survey is called as astronomical survey। जैसे कि आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो आपको स्पेस का सर्वे करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम ये सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, किस ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। आपको कोई एक एयरवे बनाना है तो वो एयरवे बनाने के लिए भी आपको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करना पड़ेगा और उससे आप डिफाइन करेंगे कि वो पर्टिकुलर प्लेस से फ्लाइट को जाना है कोई दूसरी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसके लिए आप एक एयरवे बना के देंगे। दैट एयरवे वो भी कैसे बनाते हैं, वो भी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से बनाते हैं। सो दिस एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या होगा, इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट स्पेस। सो स्पेस में अगर आप कोई डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो that comes under what, that comes under astronomical survey। so these are the different classification of survey or you can say type of survey on the basis of location। so हमने इसके पहले देखा classification of survey on the basis of what, on the basis of curvature of earth, and this is type of classification of survey on the basis of location। Now next is principle of surveying। now principle किसी भी चीज का क्या होता है, उस चीज को प्रॉपरली करने का तरीका। सो सर्वेइंग को प्रॉपरली करने का तरीका है, सर्वेइंग को एक्यूरेसी के साथ करने के तरीके को ही हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सो यहाँ पर हमारे पास देयर आर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज working from whole to part। it is working from whole to part। now ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी आपको सर्वे करना है, जो भी एरिया का आपको सर्वे करना है, आप उस एरिया में सबसे पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को डिफाइन कर लीजिए और मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को डिफाइन करने के बाद जो लार्जर मेजरमेंट से आप उनको ले लीजिए विथ हायर डिग्री ऑफ प्रेसिजन। ठीक है, क्या बोलता है ये बोलता है कि आप सबसे पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को डिफाइन कर लीजिए, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को डिफाइन करने के बाद जो लार्जर मेजरमेंट से उनको आप ले लीजिए विथ हायर डिग्री ऑफ प्रेसिजन।
देखिए जब भी हम सर्वे करते हैं तो उसमें कुछ लार्जर मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ स्मॉलर मेजरमेंट्स होते हैं। सो इन मेजरमेंट्स को डिवाइड किया गया मेजर लाइन में एंड माइनस लाइन में। तो जब भी हम सर्वे करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सर्वे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेजर लाइंस को डिफाइन कर देना है। मेजर लाइंस को हमें का मेजरमेंट ले लेना है विथ हायर डिग्री ऑफ प्रेसिजन। नाउ ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स रिड्यूस हो जाएगी। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए बी सी डी, हियर ये एक प्लॉट है ए बी सी डी जिसका मुझे कि सर्वे करना है। सो दिस ए बी सी एंड डी, ये जो पॉइंट्स है ये हमारे मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हो गए। क्या होगा, ये मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। नाउ अब इन मेजर कंट्रोल पॉइंट से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लार्जर मेजरमेंट्स ले लूंगा। लार्जर मेजरमेंट्स मींस ए बी को ज्वाइन कर लिया, बी सी को ज्वाइन कर लिया, सी डी को ज्वाइन कर लिया एंड डी ए को ज्वाइन कर लिया। नाउ ये जो मैंने लार्जर मेजरमेंट्स लिए हैं, ये लार्जर मेजरमेंट्स को मैं लूंगा विथ हायर डिग्री ऑफ प्रेसिजन, और फिर इसके बाद मैं लूंगा स्मॉलर मेजरमेंट। जैसे कि यहाँ पे एक ट्री आ रहा है, सपोज दिस इज अ ट्री, दिस इज अ पॉइंट एफ आई कैन से, और इस एफ पॉइंट पर एक ट्री आ रहा है। तो जब मैंने अपने मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को डिफाइन कर लिया है और लार्जर मेजरमेंट्स को मैंने ले लिया है विथ हायर डिग्री ऑफ प्रेसिजन, उसके बाद ये जो ऑफसेट्स है, ये ऑफसेट को मैं मेजर करूंगा, दैट इज लाइन ई एफ। इस ई एफ लाइन को मैं मेजर करूंगा, दिस इज माय माइनर मेजरमेंट, और इसको मैं लोअर डिग्री ऑफ प्रेसिजन से भी ले सकता हूँ। नाउ इससे फायदा क्या हुआ है, इससे फायदा ये हुआ है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स जो हो रहे हैं वो रिड्यूस हो जा रहे हैं। कैसे एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स रिड्यूस हो रहा है, आप सपोज कीजिए कि अगर मैं इसके ऑपोजिट, इसके रिवर्स में अगर मैं सर्वे करता कि पहले मैं जो है ईएफ को मेजर कर लेता, फिर मैं डी सी को मेजर करता। तो अगर ईएफ को आपने हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर किया है और डी सी को आप लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर कर रहे हो, तो डी ई में तो एरर आया ही है आपका, और उसकी वजह से ईएफ में भी एरर आ गया है। क्योंकि ईएफ को आप कैसे डिफाइन करोगे, ईएफ को आप डिफाइन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू डी सी ओनली। सो अगर आपने डीसी वाली मेजर लाइन को लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर किया है तो डीसी में तो एरर है ही, पर उसकी वजह से ईएफ लाइन जो आपने हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर किया है उसमें भी एरर आ गया है। तो क्या हुआ, एरर एक्यूमुलेट होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा क्या करेंगे, इसलिए हमेशा सर्वे करते हुए हम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और जो भी हमारी मेजर लाइंस है, मेजर लाइंस को हम मेजर करेंगे विथ हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, और जो माइनर लाइंस है उनको हम मेजर करेंगे विथ लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन। सबसे पहले मेजर करेंगे हम मेजर लाइंस को, या लार्जर मेजरमेंट्स को पहले लेंगे और फिर स्मॉलर मेजरमेंट्स को बाद में लेंगे। क्या फायदा होगा इससे, इससे ये फायदा होगा कि एरर्स का अक्यूमुलेशन नहीं होगा। सो यहाँ पे जितनी भी ये मेजर लाइंस है, दैट इज ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, इसको लेंगे हम हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन से। और ये जो हमारी दूसरी लाइन है डी ई एफ, ये लेंगे हम लोअर डिग्री ऑफ प्रेसिजन से। सो आई होप कि इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स को क्या कर पा रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स को रिड्यूस कर पा रहे। नाउ प्लीज राइट डाउन, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर डिफाइंड फर्स्ट and larger measurements are taken with higher degree of precision, and then smaller measurements are taken with lower degree of precision। यही है इस फर्स्ट प्रिंसिपल का डिटेल कि किस टाइप से हमें सर्वे करना है ताकि क्या हो, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर रिड्यूस हो जाए। आप प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए।
नाउ जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो बोलता है टेकिंग लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेफरेंस टू मिनिमम 2 फिक्स रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, टेकिंग लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेफरेंस टू मिनिमम 2 फिक्स रेफरेंस पॉइंट। देखिए, आपको किसी भी एक पॉइंट को डिफाइन करना है। सपोज मैं ये एक सर्वे एरिया ले लेता हूं, ABCD अगेन। ABCD मैंने एक सर्वे एरिया ले लिया। नाउ अगर मुझे ये सर्वे एरिया में किसी पॉइंट या किसी एक नेचुरल फीचर F को डिफाइन करना है, F पे यहाँ पे सपोज कोई एक ट्री है समझ लीजिए यहाँ पे, और इस ट्री को मुझे डिमार्केट करना है, तो मैं इस ट्री का जो डिमार्केशन करूंगा वो मिनिमम 2 फिक्स रेफरेंस पॉइंट से करूंगा। कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि दिस पॉइंट F इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर फ्रॉम A। सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट से मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि दिस पॉइंट F इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर पॉइंट फ्रॉम A। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये तो काफी सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देगा। देखिए, A से x डिस्टेंस वाले तो ये पूरा एक सर्कल ही हो जाएगा। इस सर्कल पे जो येलो कलर का सर्कल मैंने बताया है, इस येलो कलर के सर्कल पे सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सभी पॉइंट्स x डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट A। सो जो ट्री का लोकेशन है वो ट्री का लोकेशन हम इस पे से बता ही नहीं पा रहे। सो किसी भी आपको पॉइंट का अगर लोकेशन बताना है, किसी भी फीचर को आपको डिनोट करना है, डिमार्केट करना है, तो आप उसका लोकेशन बताएंगे विथ रेफरेंस टू मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैंने इस पॉइंट F को ऐसा डिनोट किया, दिस पॉइंट F is at a distance of x from A and this point F is at a distance of y from D। ठीक है, दिस पॉइंट F is at a distance of y from D। अगर मैं ऐसा डिनोट करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं यूनिक वैल्यू दे रहा हूं, यूनिक पॉइंट दे रहा हूं F। क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है जो A से x डिस्टेंस हो और D से y डिस्टेंस पे हो। नाउ इन दिस केस आप जो F का लोकेशन बनाओगे वो F का लोकेशन आपको एक यूनिक पॉइंट देगा। अदरवाइज अगर आप किसी सिंगल रेफरेंस पॉइंट से डिमार्केट कर रहे हैं कोई भी फीचर को, तो वो आपको यूनिक उसका लोकेशन नहीं देता है। नाउ प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको। नाउ देखिए, सपोज देयर इज अ स्टेशन S। इस स्टेशन को मुझे डिमार्केट करना है, तो इस स्टेशन S को मैं कैसे डिमार्केट कर सकता हूँ? इस स्टेशन S को मैं लिख सकता हूँ दिस स्टेशन S इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल x फ्रॉम B एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल y फ्रॉम A। सो मैंने ये बता दिया कि B से स्मॉल x डिस्टेंस पे और A से स्मॉल y डिस्टेंस पे। तो ये जो डिस्टेंस वाला मेथड होता है, हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? हम डिस्टेंस को मेजर करके करते हैं चेन से। सो दिस इज कॉल्ड एज चेन मेथड। इन द सेकेंड केस हमने क्या किया है कि एक पॉइंट है S जिसको कैसे मैंने डिफाइन किया गया है, इसको मैंने ऐसे डिफाइन किया है, it is at a offset of x distance and the length of offset is y। सो इन दिस केस हमने कैसे डिफाइन किया? हमने दो चीजों से डिफाइन किया, पहला तो x डिस्टेंस एंड दूसरा y डिस्टेंस। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ऑफसेट मेथड। This is called as what? This is called as offset method। Now in the third case हमने इस S point को कैसे डिनोट किया है? S स्टेशन को डिनोट किया है from two reference point A and B। और यहाँ पे मैं उनको लेंथ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ? बियरिंग बता रहा हूँ। That is point X, that is point S is at an angle of theta A
with respect to north from A and it is at a distance of theta b with respect to north from B. So इस तरीके से हमने यहाँ पे S पॉइंट का लोकेशन बताया है। तो यहाँ पे हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, हम इसमें कंपास का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कंपास मेथड। समझ में आया? पॉइंट ए से उसको बोला है एट एन एंगल ऑफ थीटा ए फ्रॉम नॉर्थ एंड पॉइंट बी से बोला है एट एन एंगल ऑफ थीटा बी फ्रॉम नॉर्थ। तो दो रेज निकलेगी, दोनों रेज जहां पे जाके इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट पे हमें हमारा स्टेशन का लोकेशन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लेंथ भी बता रहे हैं दैट इट इज एट एन डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड इसमें हम इसका डायरेक्शन भी बता रहे हैं थीटा बी। सो द पॉइंट एस इज एट एन distance of x from B and at an angle of theta B from north at B. So इस टाइप के मेथड को क्या बोलेंगे? ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें हम एंगल का भी यूज कर रहे हैं और इसमें हम डिस्टेंस का भी यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ट्रैवर्स मेथड। So these are some of the method जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि किसी एक पॉइंट का जो हम लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं उसको दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट से कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसी एक पॉइंट का जो रेफरेंस है, किसी एक पॉइंट का जो लोकेशन है उसको दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट से हम डिनोट कर सकते हैं। प्लीज कॉपी कर लीजिए आप इसे। Now we are going to discuss some numericals. So the first numerical is in front of you. The type of survey in which curvature of earth is taken into account is called as, किस type of survey में हम curvature of earth को consider करते हैं? It is geodetic survey. So the correct answer is A. Geodetic survey is the type of survey जिसमें हम curvature of earth को consider करते हैं. Next question is, the survey carried out to delineate the natural features such as hills, rivers, forest and man-made features such as town, villages, building, road, transmission line and canal is classified as, कौन सा सर्वे होता है जिसमें हम नेचुरल फीचर्स और मैन-मेड फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसका डेटा लेते हैं? It is topographical survey. So the correct answer is D, topographical survey. Now next is, consider the following statements. The general principle of surveying are to work from whole to part. To work from whole to part. And second, to locate a new station by measurement from at least two fixed reference points already established and or identifiable. So both the options are correct. To work from whole to part is also correct. होल टू पार्ट ही करते हैं। पहला जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल इज एटलीस्ट टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, लोकेशन लेना है किसी भी स्टेशन का, कहां से? एटलीस्ट टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, working from whole to part is followed as the fundamental principle of surveying so as to, so working from whole to part क्यों करते हैं? उससे क्या होता है? distribute the errors, error distribute हो जाती है या काम करने में आसानी होती है, improve ease of work, prevent accumulation of error या फिर compensate error in a way. So the correct answer is, most correct answer is prevent accumulation of errors. हमने देखा था कि जब हम वर्क कर रहे फ्रॉम होल टू पार्ट तो उससे क्या हो रहा है? उससे हो रहा है कि एरर्स का जो अक्यूमुलेशन है वो प्रिवेंट हो रहा है।